हम लोगों ने लास्ट में देखा था पार्ट 13 तक। तो अब आइए अब डिस्कस करते हैं पार्ट 14। तो हमने सारा सिस्टम देख लिया, यूनियन, स्टेट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। तो उसमें 3 टाइप के रिलेशन हमने देखा, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। तो अब पार्ट 14 में कुछ सर्विस, मतलब इसमें एक्चुअली परमानेंट जुडिशियरी के मतलब परमानेंट ब्यूरोक्रेसी की बात की गई, मतलब परमानेंट बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूनियन लेवल पे, जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी है, स्टेट लेवल पे हर स्टेट का अपना पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी, ये सब पार्ट 14 का पार्ट है। कोई भी जैसे पूछ रहे हैं कि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेटरी बॉडी है, तो आप कहिएगा ये यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन किया गया है? तो पार्ट 14 में यूपीएससी या पीएससी आर्टिकल नंबर 315 के तहत आते हैं, या ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312। तो ऑल इंडिया सर्विस हो या यूपीएससी हो या पीएससी, ये सब पार्ट 14 का पार्ट है। उनके बारे में पार्ट 14 में डिस्कस किया गया है। और उसके बाद पार्ट 14 हो गया। तो एक और है पार्ट 14A, जिसमें कुछ ट्राइब्यूनल्स के बारे में डिस्कस किया गया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या कुछ अदर मैटर, जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। आप लोग बराबर न्यूज़पेपर में एनजीटी के बारे में डिस्कस सुनते हुए। तो ये सब ट्राइब्यूनल्स पार्ट है पार्ट 14A के। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट 15 मतलब इलेक्शन। तो इसी में आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मतलब मेंशन किया गया। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पार्ट 15 में। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर किस तरह देश में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, उसके बारे में पार्ट 15 में बताया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों सेंटर और स्टेट, दोनों स्टेट असेंबली, दोनों इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए इसको ये ड्यूटी दिया गया। उसके बाद पार्ट 16, तो इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं सर्टेन क्लास के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो उसके बारे में पार्ट 16 में हमें वो प्रोविजन कुछ स्पेशल प्रोविजन देखने को मिलता है। उसके बाद पार्ट 16 में 17, तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन मिलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे पार्लियामेंट का क्या होगा, जुडिशियरी का क्या होगा। तो इस तरह पार्ट वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पार्ट 17 में डिस्कशन किया गया। उसके बाद कि कुछ इमरजेंसी जैसे सिचुएशन आ गया, नॉर्मल तो देश फंक्शन करता ही है। तो पार्ट 18 में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें 3 तरह के इमरजेंसी के, एक तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, फिर उसके बाद एक नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनल थ्रेट के बेसिस पे ही लगाया जा सकता था, लेकिन अब नेशनल इमरजेंसी एक हम लोग का इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था 1976 में। तो उसमें फिर उसके बाद अमेंड कर दिया गया कि 2 ही बेसिस, एक एक्सटर्नल वार और दूसरा आर्म रिबेलियन। बस ये 2 अब कंडीशन है जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी घोषित हो सकता है। थर्ड है स्टेट इमरजेंसी, जैसे स्टेट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने पर एक इमरजेंसी लगाया जाता है, वो है वो आर्टिकल 356, जो कि सबसे ज्यादा इमरजेंसी हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे ही लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में नहीं लगा है, और नेशनल इमरजेंसी 3 या 4 बार लग चुका है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि टोटल कितने इमरजेंसी अभी तक नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। एक मैं हिंट देता हूँ, एक 1962 वार के टाइम लगा था, फिर उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान वार के टाइम में लगा था। इस तरह पार्ट 18 में इमरजेंसी से रिलेटेड। पार्ट 9 में कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, तो जिसके बारे में किसी और प्रोविजन में नहीं डिस्कस किया गया है। तो इसमें प्रेसिडेंट या और भी कुछ स्पेशल सब इसमें मिक्स है। तो पार्ट 9 में पार्ट 20 इंपॉर्टेंट है, पार्ट 19 उतना कोई खास इंपॉर्टेंट है। पार्ट 20 इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, मतलब आर्टिकल 368। तो इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डायनामिक है, मतलब कोई स्टैटिक नहीं है कि एक बार जो बन गया सो बन गया, रिजिड नहीं है। तो बीच बीच में समय के साथ कुछ जैसे कि चेंजेस लाने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने पार्ट 20 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की है, जो आर्टिकल 368 है, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंड किया जा सकता है। तो लेकिन इसमें यह है कि पार्लियामेंट के पास
पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट्स को, किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकता है, लेकिन बस एक बेसिक स्ट्रक्चर आया था सुप्रीम कोर्ट का, एक जजमेंट है केशवानंद भारती के, तो उसमें बस ये लिमिटेशन है कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं करा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट जजमेंट के थ्रू हमें के थ्रू इन्फॉर्म करता है। तो बस ये तो पार्ट 20 सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। पार्ट 21 इसमें टेम्पोररी कुछ प्रोविजन किए गए थे उस टाइम के लिए, उसके बारे में है। तो इसका सबसे फेमस आर्टिकल, जैसा कि आप लोग अभी चर्चा में बराबर उस टाइम सुनते होंगे, जिसको कि अभी रिपेल किया गया है लास्ट 1 साल पहले 2019 में, आर्टिकल 370। वो आर्टिकल 370 जो कि JNK के लिए स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड था, वो पार्ट 21 में है। उसी तरह पार्ट 22 ये कुछ शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड था, जिसको कि अब अप्रोक्सीमेटली रिपेल कर दिया गया। तो इस तरह हमने पूरा संविधान के टोटल 22 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि किस तरह उसे पार्ट 1 से पार्ट 22 तक एक दूसरे को लिंक करके आप किस तरह याद कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह हमने इस पूरे लेक्चर में पूरे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और टोटल 12 जो शेड्यूल हैं, उन शेड्यूल को किस तरह याद किया जाए और परमानेंटली उसे याद करने का कुछ ट्रिक, तो वो मैं बता दूंगा। उसके बाद अगर आप लोग को कुछ अगर परेशानी हो तो फंडामेंटल राइट्स और DPSP और ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अगर डिस्क्राइब आपको अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसे कोशिश करूंगा कि उसे एक्सप्लेन कर दूं।